जिस व्यक्ति ने अपनी माता का अंतिम संस्कार करके 2 घंटे के भीतर कैबिनेट मीटिंग ली हो, जिसने एससीओ समिट में उस वक्त भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, आपको लगता है कि उसके चेहरे पे शिकन नजर आएगी? जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ इस वक्त लोहा ले रहा है, वो उसको पता है कि घर आऊंगा तो इनको घुस के मारूंगा। अब बिहार का आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने बड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस वजह से वो 2020 का चुनाव हारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली देके ये 25 का भी चुनाव हारेंगे, 30 का भी चुनाव हारेंगे। आपके मंच से गाली दी गई वोट अधिकार यात्रा के दौरान। आप वोट बचाने निकले थे ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली देकर आप किसका वोट बचा रहे थे या किसको खुश करने का प्रयास कर रहे थे? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का इस पूरे के पूरे प्रकरण में क्या रोल है? क्या रोल है? इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी प्रधानमंत्री मोदी को चाहती है, और प्रधानमंत्री मोदी को वो चाहती है तो उस माता को भी चाहती है, उस माता से प्रेम करती है जिसने ऐसे पुत्र को जना है। आप उन सब का अपमान कर रहे हैं, आप इस देश की एक एक माता का अपमान कर रहे हैं। 2 पुरुषों की लड़ाई में स्त्रियों को बीच में नहीं लाना है। आपको गुस्सा आता है, आप किसी बहन को खींच लाते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप किसी की माँ को खींच लाते हैं। कि एक द्रौपदी की चीरहरण ने महाभारत करवा दी, और इस देश के, संसार के उस वक्त के जितने सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे वो जल के भस्म हो गए। भारत ने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 भेजा, तीनों अपने आप में सफल हैं। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे सैटेलाइट हैं जो सिर्फ लॉन्च हो रहे हैं, सफल लैंडिंग नहीं हो पा रही। बिहार में चुनाव की तैयारी चालू है, वहीं के मंच से प्रधानमंत्री जी को गाली दी जाती है, उनकी माता जी को गाली दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि वो बीजेपी का ही आदमी था। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बीजेपी का तो ये आदमी नहीं था, ये चीज़ तो स्पष्ट है। ये इस खबर को अब ज़्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। ये उसी सोच का व्यक्ति था जो सोच गुलामी की है, जो सोच सामंतवाद की है, जो सोच इस बात की है कि तेजस्वी के बेटे के नाम में पिता का नाम बीच में नहीं आता है, दादा का नाम बीच में आता है, क्योंकि दादा ने एक सामंतवादी सियासत को उखाड़ फेंकने के लिए नई सामंतवादी सियासत को जन्म दिया है। ये सोच वहीं से आती है जहां एक आईएएस की पत्नी का रेप हो जाता है और लोग मौन बैठे रहते हैं। ये सोच वहीं से आती है जहां शाहबुद्दीन जैसे गुंडों को पाला जाता है और बूथ कैप्चरिंग की जाती है। ये सोच वहीं से आती है जहां बिहार को लालटेन की रोशनी में रखे रहने के लिए 2005 तक सत्ता की सियासत को घुमाया फिराया, 2005 तक माफ कीजिएगा, सत्ता की सियासत को घुमाया फिराया जाता है। जहां नेता होने की आपकी पहली काबिलियत ये हो कि आप भूरा बाल साफ करो जैसे हिंसक नारों का समर्थन करें और लोगों को मजबूर कर दें कि वो अपना नाम बदल ले। ये सोच वहीं से आती है जहां पे 8, 9, 10, 11, 12 साल के जो लड़के होते थे उनको लड़कियों की ड्रेस में सिर्फ इसलिए रखना पड़ता था क्योंकि लड़का समझ के उनका कोई कत्ल ना कर दे। तो अब ऐसी सोच वाले जो लोग हैं वो बौखला गए हैं, तो ऊट पटांग बयान दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दल के नेता थे, इस वक्त वो एक देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक देश के प्रधानमंत्री या किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को भी माता के ऊपर किसी भी तरीके का लांछन लगाना, किसी तरीके की गाली देना बर्दाश्त के बाहर है। मैंने बिहार कई दफ़ा कवर किया है पीयू जी, और 2020 में अगर आपने देखा होगा ना, एक नैरेटिव बन रही थी कि तेजस्वी सरकार आ रही है, तेजस्वी सरकार आ रही है। तो 2020 में तो नहीं जा पाया मैं, चुनाव के नतीजों के बाद मैं 21 में गया तो मैंने लोगों से चर्चा करनी शुरू की कि ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आई। तो बोला, जब ये लोग अपने उफान पे चले गए, जब ठीक ठाक आगे बढ़ रहे थे, चुनाव जीतने की ओर थे, तो तेजस्वी तू तराक करके प्रधानमंत्री को बोलने लग गया। अब बिहार का आदमी कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, अपने बड़ों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उस वजह से वो 2020 का चुनाव हारे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को गाली देके ये 25 का भी चुनाव हारेंगे, 30 का भी चुनाव हारेंगे। कई लोग कुछ प्रधानमंत्री की पुरानी क्लिप्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए ये कहा, किसी फला व्यक्ति के लिए ये कहा। पहली बात तो वो स्टेटमेंट्स भी गलत थे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोनिया गांधी पब्लिक जीवन में थी, क्या वो क्रिटिसिज्म से ऊपर हैं? प्रधानमंत्री की शक्तियों का हनन करके जिस महिला ने सुपर कैबिनेट बना ली हो, क्या वो क्रिटिसिज्म से परे रह सकती हैं? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता
जो अब इस दुनिया में भी नहीं है, क्या वो किसी पब्लिक डोमेन में थी? क्या वो किसी राजनीति में थी? क्या वो किसी भी ऐसे मूवमेंट में थी कि आप उनको क्रिटिसाइज कर सके? आपको जितना क्रिटिसाइज करना है, गालियां देनी है, आप नरेंद्र मोदी को दीजिए। वो एक दल के नेता हैं, आपकी उनके साथ कई मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनकी माता, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जो पब्लिक लाइफ में थी ही नहीं और जो अब जीवित नहीं है, उनका अपमान बिहार नहीं सहेगा। अब आरजेडी और विपक्ष कह रहा है कि ये तो मोदी सरकार जो है मुद्दा बना रही है, रोना पीट रही है। आप किस तरीके से? नहीं, तो एक बात बताइए, गाली आपने दी, आपके मंच से गाली दी गई, गाली दी गई वोट अधिकार यात्रा के दौरान। आप वोट बचाने निकले थे ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली देकर आप किसका वोट बचा रहे थे या किसको खुश करने का प्रयास कर रहे थे? कन्हैया कुमार ये कहते हैं कि कौन सी गाली दी गई? वही गाली दी गई जो बेगूसराय में आपको 2019 में दी गई थी और 2024 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दी गई थी। शायद वो भूल गए हैं, तो इनको याद दिलाने की जरूरत है। जनता ने मतों का अधिकार दे करके, अपने अधिकारों का प्रयोग करके आपको वही गाली दी थी। अगर आपको वो गाली ज्यादा सुनने का मन है तो एक बार राहुल जी को कहिए कि हमें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दें। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव आपको वही गाली सुना देंगे, क्योंकि आजकल कन्हैया कुमार का जो है गाली सुनने का ज्यादा मन करने लगा है। तो एक बार बोल दीजिए कि हमको बिहार में पावर दे दीजिए राहुल जी, तो लालू यादव आपको वही गाली देंगे जो आपके मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता को दी गई है, और तब आपको पता चलेगा। आरजेडी की नेता तो कह रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे काम ही किए हैं कि उनको रोड पे गाली पड़ेंगी और गाली पड़ती ही रहेंगी। देखिए, मैंने दो चीजें बताई आपको पहले ही चीज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आलोचनाओं से परे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का इस पूरे के पूरे प्रकरण में क्या रोल है? क्या रोल है? इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी प्रधानमंत्री मोदी को चाहती है, और प्रधानमंत्री मोदी को वो चाहती है तो उस माता को भी चाहती है, उस माता से प्रेम करती है जिसने ऐसे पुत्र को जना है। आप उन सब का अपमान कर रहे हैं, आप इस देश की एक एक माता का अपमान कर रहे हैं। हम ये कब सीखेंगे कि दो पुरुषों की लड़ाई में स्त्रियों को बीच में नहीं लाना है? आपको गुस्सा आता है, आप किसी बहन को खींच लाते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप किसी की माँ को खींच लाते हैं। आपको गुस्सा आता है, आप भूल जाते हैं कि एक द्रौपदी की चीरहरण ने महाभारत करवा दी, और इस देश के, संसार के उस वक्त के जितने सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे वो जल के भस्म हो गए। इस देश में महिलाओं का ये सम्मान रहा है। लेकिन आप भी जो बात कर रही है ना पीयू जी, ये बात हम किससे उम्मीद करें? हम पढ़े लिखे लोगों से उम्मीद करेंगे ना, जिनका नेता 9वीं फेल हो या कथित रूप से 9वीं पास हो। उनके समर्थक कैसी सोच वाले होंगे उसका परिचय उन्होंने दे दिया है। ये जो ज्ञान है वो घर से ही आता है ना। जिसने अपने भाई को घर से बेदखल कर दिया, जिसने अपने भाई की वजह से 3 महिलाओं का जीवन खराब कर दिया, जिन राबड़ी देवी के ऊपर बिहार की सभी महिलाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी थी, उसने अपने बहू के साथ घर में शोषण किया। कथित रूप से ये सारे परिवार बहुत मॉडर्न हो जाते हैं जब ये सियासत में आ जाते हैं। ये अंतर्जातीय विवाह, इंटर रिलीजन मैरिज, इन सब को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपनी ही जात की एक बहू को जो घर पे लेके आए थे उन्हें बार बार प्रताड़ित करते हैं। कमी बेटे में थी, लेकिन दोष सारा बहू पे मर देते हैं। तो उनका जो वंश है उसकी सोच क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश में रहते हैं तब बड़ा खुश रहते हैं, देश में आते हैं तो रोना करते हैं, और अब अपनी माता जी को लेकर यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। पहली बात तो ये चीज़ समझिए कि ऐसा नहीं है कि जब वो विदेश में रहे होंगे तब उनको इस बात की पीड़ा नहीं होगी, लेकिन माँ से पहले आती है भारत माँ। उस वक्त तो विदेश में भारत माँ की सेवा के लिए थे। जिस व्यक्ति ने अपनी माता का अंतिम संस्कार करके 2 घंटे के भीतर कैबिनेट मीटिंग ली हो, जिसने एससीओ समिट में उस वक्त भारत का प्रतिनिधित्व किया हो, आपको लगता है कि उसके चेहरे पे शिकन नजर आएगी? जो अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ इस वक्त लोहा ले रहा है, वो उसको पता है कि घर आऊंगा तो इनको घुस के मारूंगा। उसको वहां चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब घर आया है तो घर की लड़ाई घर में निपटाई जाएगी। उस वक्त वो अपनी माँ से अभूतपूर्व बड़ी भारत माँ की सेवा में थे, तो उस वक्त वो भारत माँ की सेवा कर रहे थे, और जब वो भारत आए तो अब अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति यही करेगा। जब फौजी बॉर्डर पे रहता है और गांव में ज़मीन का कलेश हो और
पाकिस्तान के साथ या किसी अन्य देश के साथ लड़ाई हो रही हो तो फौजी जो है वो बॉर्डर छोड़कर अपने घर की लड़ाई सुलझाने नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी भारत के वही फौजी हैं जो उस वक्त देश के लिए लड़ रहे थे, इसलिए अपने पर्सनल मैटर्स को उन्होंने साइड कर दिया। ये वो व्यक्ति नहीं है जो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिस परिदृश्य से आते हैं वहाँ वो संस्कार मिले हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बिहार में 20-25 साल राज करने वाली पार्टी जो है उसको अपनी बहू के डिलीवरी के लिए बंगाल जाना पड़ता है, दिल्ली आना पड़ता है। उसके लिए परिवार फर्स्ट है और इनके लिए देश फर्स्ट है। यही दोनों के बीच का अंतर है। पवन खेड़ा का कहना है कि वोट अधिकार यात्रा का ये जो है भय, अब इसको राजनीतिक तौर से देखा जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये देखिए, बात पता है क्या है, पहले भारत जोड़ो यात्रा का भय था, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भय था, अब वोट अधिकार यात्रा का भय है। देखिए, कुल मिला के क्या है कि इनको मुद्दे को यूं ही घुमाना है। पवन खेड़ा जो कि स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के चपरासी हुआ करते थे, जिनकी साधना में कई बार कमी रह गई कि राज्यसभा जाते जाते रह गए, और अभी कोशिश में ये है कि कोई राज्यसभा सांसद इनको अपने यहाँ चपरासी लिख दें। ये सारा कुकर्म की शुरुआत उन्होंने ही की थी जब उन्होंने प्रधानमंत्री के पिता का अपमान किया था, और पिता के अपमान के बाद उन्होंने नौटंकी भी की थी। तो जिनके संस्कार ऐसे रहे हों कि जो अपने दादा के कब्र पे ना जाते हों, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? फिरोज गांधी जी का गांधी परिवार में एक बहुत बड़ा रोल है ना। फिरोज गांधी अगर नहीं होते तो ना राजीव होते, न संजय होते, न राहुल होते। लेकिन आपने आज तक कभी देखा है कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी कोई भी फिरोज गांधी जी के कब्र पे गया हो, या जहां उनके अंतिम छवि है वहां पे गया हो? और छोड़िए, ये परिवार जिसको पसंद नहीं करता है उनके लिए कितना बुरा है इस चीज़ का समझिए कि जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, संजय गांधी किसी ऑफिशियल पद पे नहीं थे, कोई मंत्री नहीं थे। राजीव गांधी सबके लिए लाखों एकड़ भूमि कब्जा ली है, लेकिन इन सबको जनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फिरोज गांधी की अंतिम जो स्थान है वो कहाँ है वो देश को मालूम भी नहीं होगा। ये बाबर की कब्र पे जा सकते हैं लेकिन अपने दादा की कब्र पे नहीं जा सकते। तो इनसे परिवार के मूल्यों के बारे में क्या ही चर्चा करें। जिस कॉन्फिडेंस से बिहार में अभी तक ये लोग लड़ रहे थे, आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो, अब क्या होगा इनका? देखिए, किस कॉन्फिडेंस की आप बात कर रही हैं? आपने वोट अधिकार यात्रा की बात की। वोट अधिकार यात्रा में क्या बात कर रहे हैं? वोट चोर कौन कर रहा है? राहुल गांधी। 2014 से अपनी चुनावी हार को पचा ना पाने वाले राहुल गांधी कभी ईवीएम पे सवाल उठाते हैं, और आज तो वो पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी कौन है? जिनके परदादा ने 1 बनाम 14 से चुनाव हार कर देश की प्रधानमंत्री की गद्दी संभाल ली, जिनके दादी ने पूरा चुनावी मशीनरी हाईजैक कर देश के संविधान को तार तार कर दिया, और जब कोर्ट ने दोषी उनको ठहरा दिया तो मुंह छुपा के बाहर निकली। उनके पिता राजीव जी जब चुनाव हार गए तो उन्होंने बैलेट पेपर पे सवाल उठा दिया, और राहुल जी को अब ईवीएम में और अब वोट अधिकार यात्रा में क्या कहते हैं, वोट चोरी का भय सताता है। राहुल जी को जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि एफिडेविट दे दो, तो राहुल जी कहते हैं हमने कह दिया, हो गया। क्यों? क्योंकि हम उस परिवार से हैं जिसका परदादा देश के जनादेश का अपमान करता है, और रामपुर में जब मौलाना आजाद हार रहे होते हैं तो देश के पहले चुनाव में डीएम को आदेशित करता है कि मौलाना हारने नहीं चाहिए, चाहे चुनाव की निष्पक्षता तार तार हो जाए। जब इंदिरा गांधी को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है तो इंदिरा जी कहती हैं कि भैया संविधान पलट दो, संविधान बदल दो, तब संविधान खतरे में नहीं आता है। पिता राजीव गांधी अपने मित्र फारूक अब्दुल्ला को चुनाव जितवाने के लिए जम्मू कश्मीर इलेक्शन की रिगिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अलगाववाद को एक परफेक्ट कवर मिल जाता है। ऐसे यंग इंडिया के युवराज राहुल गांधी एफिडेविट कैसे देंगे? ये तो उनकी तौहीन हो जाएगी। तो ऐसे यंग इंडिया के युवराज को 2014 से जनता उनकी औकात दिखा रही है। मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, भारत ने चंद्रयान 1 भेजा, चंद्रयान 2 भेजा, चंद्रयान 3 भेजा, तीनों अपने आप में सफल हैं। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे सैटेलाइट हैं जो सिर्फ लॉन्च हो रहे हैं, सफल लैंडिंग नहीं हो पा रही। अब समस्या क्या है कि सैटेलाइट में प्रॉब्लम है, लेकिन आप बार बार कोडिंग बदल रहे हैं।